हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सभी की आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026 की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में पूरे अति संभावित पेपर का हल करने वाले हैं, जीके, साइंस, मैथ और रीजनिंग का। तो साथियों, यह पेपर पिछले साल जो पूरे 101 शिफ्टों में पेपर हुआ था उसके आधारित पर होने वाला है। यह पेपर बहुत ही मेहनत के बाद तैयार हुआ है। जिस तरह से आरआरबी ग्रुप डी के हर शिफ्ट में सवाल पूछा गया था, ले देकर साथियों एक तरह के बहुत सारे सवाल देखने को मिला था पेपर में। पूरे 50 शिफ्टों में तो भाई एक तरह का रिपीट हुआ था सवाल। एक टॉपिक के कई सारे सवाल पूछे गए थे पिछले साल जो 101 शिफ्टों में प्रश्न पूछे गए थे। तो सेम टू सेम वैसा ही प्रश्न पत्र आपके लिए हमने तैयार किया है। एक से लेकर पूरे जो 100 तक प्रश्न आपके पेपर में आने वाले हैं। ठीक है, तो साथियों आप अपने परीक्षा में जाने से पहले आज के इन सारे क्वेश्चन को जरूर तैयार करेंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे सवाल पूछे गए थे। तो बस आप सभी को 3 अगस्त से पहले इस क्लास के सारे क्वेश्चन को तैयार करना है। ओके, तो चलिए साथियों बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और लास्ट में आप सभी से स्कोर पूछेंगे। इसलिए साथियों आप हर एक सवाल का जवाब देने का प्रयास करिएगा। सबसे पहले साथियों जो ग्रुप डी के पेपर में 20 सवाल जीके और करंट अफेयर के पूछे आते हैं, तो सबसे पहले 20 सवाल हम लोग जीके के हल करेंगे। इसमें कम से कम आप सभी का 8 से 9 सवाल सही होना चाहिए। उसके बाद 25 सवाल साइंस के हल करेंगे। 25 सवाल जो साइंस के भी रियल आपके पेपर में प्रश्न पूछा थे, वही 25 सवाल इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें आप सभी का कम से कम भाई 11 से 12 सवाल सही होना चाहिए। उसके बाद रीजनिंग और मैथ के सवालों को हल करेंगे, तो कम से कम आप सभी का 8 से 9 सवाल रीजनिंग और मैथ में भी सही होना चाहिए। इतने का टारगेट आप सभी को पूरा करना है। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए आज का पहला प्रश्न है, नील विद्रोह 1859 से लेकर 1860 के दौरान कहां पर हुआ था? बताइए, नील विद्रोह 1859-60 के दौरान ये कहां पर हुआ था? तो ये बंगाल में हुआ था। पहले का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या बनेंगे? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को संवैधानिक दर्जा किस संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रदान किया गया था? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को संवैधानिक दर्जा किस संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रदान किया गया था? तो याद रखिएगा जो 89वें संशोधन अधिनियम हुआ था ना, इसके द्वारा भाई राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला था। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 3 को, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अपने गर्म झरनों के लिए जाना जाता है? ये इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे। तो बताइए साथियों इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए, कौन सा स्थान अपने गर्म झरनों के लिए जाना जाता है? तो साथियों गौरी कुंड है भाई। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 4 को, 2011 की जनगणना के अनुसार किस पूर्वोत्तर राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? बताइए, 2011 की जनगणना के अनुसार किस पूर्वोत्तर राज्य की बात करा है कि साक्षरता दर सबसे अधिक पर है? वैसे तो बात करेंगे तो केरल का है सबसे अधिक साक्षरता दर के मामले में, लेकिन पूर्वोत्तर राज्य की बात किया है तो मिजोरम राज्य है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को, 1990 के दशक के बाद वैश्वीकरण और आउटसोर्सिंग के कारण भारत में किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई थी? बताइए, 1990 के दशक के बाद वैश्वीकरण और आउटसोर्सिंग के कारण भारत में किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई थी? तो ये भाई आईटी और सेवाएं के क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई थी। तो डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या बनेंगे? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यकारी शक्ति की सीमा से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यकारी शक्ति की सीमा से संबंधित है? ये सातों अनुच्छेद 73 में वर्णन किया गया है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल कॉल करिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा? भोलानाथ सिंह निम्नलिखित में से किस विद्रोह या आंदोलन के लीडर थे? बताइए भाई, भोलानाथ सिंह किस विद्रोह या आंदोलन के लीडर बने थे उस समय? तो भाई तमार विद्रोह के लीडर थे। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए,
और साथियों आगे बढ़ने से पहले भाई पेपर में छपने वाला प्रश्न आ चुका है। जिन स्टूडेंट की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है तो यहाँ से केवल 10 दिन का समय बच रहा है। तो इसी 10 दिन में साथियों इस पीडीएफ को आप पढ़कर भाई आप परीक्षा को पास कर सकते हैं। आप जानते हैं कि अंतिम दिनों में केवल आपको पीवाईक्यू ही हल करना है, क्योंकि भाई इसी से ही आपका सिलेक्शन होने वाला है, इसी से आपका बेस मजबूत होने वाला है। तो भाई इसमें तो हम आपका पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दे देंगे, प्लस जो 101 शिफ्ट में पूरा पेपर कंप्लीट हुआ था ना, उसके साथ भी ये हम पूरा पीडीएफ देंगे आपको। तो साथियों मिलेगा कैसे, देखिए व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करके मात्र साथियों 25 रुपये पे करके ये सारे क्वेश्चन आपको अपने पास मंगा लेना है अभी तुरंत। ओके, तो जल्दी करिए, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके सारे क्वेश्चन मंगा सकते हैं भाई, कम समय में आपकी ज़्यादा तैयारी हो जाएगी इससे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। महात्मा गांधी ने किस दिन को अपमान और प्रार्थना के दिन के रूप में चिन्हित किया था, बताइए साथियों। महात्मा गांधी ने किस दिन को ह्यूमिलेशन एंड प्रेयर के दिन के रूप में चिन्हित किया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। तो याद रखिएगा 6 अप्रैल 1919 को भाई महात्मा गांधी जी ने अपमान और प्रार्थना के रूप में चिन्हित किया था। ठीक है, ऑप्शन ए सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 9 को। 1857 के विद्रोह के दौरान रेवाड़ी का नेतृत्व कौन कर रहे थे? 1857 के विद्रोह के दौरान रेवाड़ी का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो राव तुलाराम कर रहे थे। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 10 को। आगरा शहर की स्थापना किसने की? एक आख सवाल बहुत इजी आपको पेपर में देखने को मिलेगा, तो उसी तरह साथियों यह पेपर हमने आपके लिए तैयार किया भाई। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो सिकंदर लोधी ने की थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 को। अंतिम पल्लव शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो साथियों मेरे अंतिम पल्लव शासक कौन था? तो अपराजित वर्मन था अंतिम पल्लव शासक। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। भारत में मोहम्मद गौरी का वायसराय और सेना का समग्र कमांडर किसे माना जाता था? भारत में मोहम्मद गौरी का वायसराय और सेना का समग्र कमांडर किसे माना जाता था? तो याद रखिए भाई कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 13 को। मगध में शुंगों का स्थान किस वंश ने लिया? बताइए, मगध में भाई शुंगों का स्थान किस वंश ने लिया था? तो याद रखिए कर्ण वंश लिया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 14 को। गुप्त काल के दौरान गुप्त सेना के सेनापति को क्या कहा जाता था? गुप्त काल के दौरान गुप्त सेना के सेनापति को क्या कहा जाता था? तो याद रखिए महासेनापति कहा जाता था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 15 को। ओणम त्यौहार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये सवाल तो भाई आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि इस सवाल का राइट आंसर क्या बनेगा। ओणम त्यौहार जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? केरल में, गुजरात में, महाराष्ट्र में या साथों अरुणाचल प्रदेश में? इस सवाल का राइट आंसर आप करेंगे, बताइए भाई तो सभी स्टूडेंट। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा सुशीरवाद नहीं है? तो इनमें से कौन सा सुशीरवाद नहीं है? तो भाई सितार एक सुशीरवाद नहीं है, तो इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 17 को। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में संगीत का उपयोग नहीं किया जाता है? तो बताइए भाई किस नृत्य शैली में संगीत का उपयोग नहीं किया जाता है? तो भाई छऊ में ना नृत्य शैली में जो संगीत का उपयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 18 को। 2011 में प्रकाशित द ग्रेट इंडियन नॉवेल के लेखक कौन है? बताइए 2011 में प्रकाशित द ग्रेट इंडियन नॉवेल के लेखक कौन है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा शशि थरूर है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 19 को। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम कब लॉन्च किया गया? बताइए साथियों, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम कब लॉन्च किया गया था? तो ये 15 अगस्त 1983 को लॉन्च किया गया था भाई, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 20 को।
निम्नलिखित में से कौन सी गरीबी आकलन समिति नहीं है? बताइए कौन सी गरीबी आकलन समिति इनमें से नहीं है? देखिए साथियों, अलग समिति ये गरीबी आकलन समिति नहीं है भाई। लकड़वाला समिति ये भी साथियों गरीबी आकलन समिति नहीं है। तेंदुलकर समिति भी गरीबी आकलन समिति नहीं है। केवल कोठारी समिति एक गरीबी आकलन समिति है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? तो साथियों ये जीके का 20 सवाल कंप्लीट हो गया। बताइए आप सभी का 8 से 9 सवाल सही हुआ जीके में। तो अब हम लोग देखें अलग सेक्शन में, यानी कि साइंस के सेक्शन में पूरे 25 सवाल को डिस्कस करेंगे। तैयार है भाई? कम से कम 11 से 12 सवाल सही करने के लिए। देखें, यदि किसी वस्तु की चाल दोगुनी कर दिया है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? बताइए, यदि किसी वस्तु की जो चाल है वो 2 गुनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो भाई याद रखिएगा 4 गुनी हो जाती है। ठीक है, तो इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 को, कौन सी धातु अभिक्रियाशीलता श्रेणी यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज के आरंभ में स्थित होती है? दोस्त मेरे, कौन सी धातु अभिक्रियाशीलता श्रेणी के आरंभ में स्थित होती है? तो साथियों याद रखिए पोटेशियम है मेरे दोस्त। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 23 को, निम्नलिखित में से कौन सा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली परिबद्ध अंगक नहीं है? बताइए साथियों, कौन सा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली परिबद्ध अंगक नहीं है? तो याद रखिए आप लोग राइबोसोम नहीं है भाई। ठीक है, तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 24 को, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो साथियों कौन सा उपकरण आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो साथियों एमीटर याद रखिएगा, यह उपकरण भाई आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित नहीं है। तो ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 25 को, ओजोन पृथ्वी को सूर्य के कौन से विकिरण से बचाता है? ओजोन भाई पृथ्वी को सूर्य के किस विकिरण से बचाता है? गामा से, इंफ्रारेड से, कॉस्मिक से या अल्ट्रावायलेट से? तो भाई अल्ट्रावायलेट विकिरण से बचाता है ओजोन पृथ्वी को सूर्य के। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 26 को, पवन चक्की के ब्लेड निम्नलिखित में से किसके कारण घूर्णन करते हैं? भाई देख सकते हैं ऐसे ही सवाल आपके पेपर में पूछे जाते हैं। याद रखिएगा पूरे 101 शिफ्टों पर ये सारे सवाल हम करा रहे हैं। यदि आपने इससे पहले जो ग्रुप डी का पेपर 2025 में हुआ था उसका पेपर दिया होगा तो आपको मालूम होगा जरूर कि कैसा कैसा सवाल पूछे गए थे। ठीक है, पवन चक्की के ब्लेड में किसके कारण भाई घूर्णन करते हैं? तो ना पवन की गतिज ऊर्जा के कारण। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 27 को, तंत्रिका कोशिकाओं के किस भाग में पहला विद्युत आवेग उत्पन्न होता है? तंत्रिका कोशिकाओं के किस भाग में पहला विद्युत आवेग उत्पन्न होता है? तो भाई ध्रुमिका में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 28 को, प्रिज्म के माध्यम से सूर्य के प्रकाश के परिकिरण से बने स्पेक्ट्रम में कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है? बताइए साथियों, प्रिज्म के माध्यम से सूर्य के प्रकाश के परिकिरण से बने स्पेक्ट्रम में कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है? तो याद रखिए भाई बैगनी कलर का। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 29 को, बाह्य निषेचन निम्नलिखित में से किस प्राणी में पाया जाता है? तो दोस्त मेरे बाह्य निषेचन किस प्राणी में पाया जाता है? तो सर जी मछली में पाया जाता है। ये तो बाह्य निषेचन सी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। मनुष्य में तो भाई आंतरिक होता है, गाय में भी होता है आंतरिक, मुर्गे में भी आंतरिक होता है, लेकिन मछली में साथियों बाह्य निषेचन भाई पाया होता है। ठीक है, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 को, निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिसारी लेंस है? तो साथियों एक अभिसारी लेंस की बात करा है, इनमें से कौन सा है? तो जो उत्तल लेंस होता है ना एक अभिसारी लेंस है। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 को, यदि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ जाती है लेकिन उसकी चाल स्थिर रहती है तो उसकी तरंगदैर्घ्य क्या होगी? यदि किसी ध्वनि तरंग की जो आवृत्ति वो बढ़ जाती है लेकिन उसकी चाल जो है ना वो स्थिर रहती है तो उसकी तरंगदैर्घ्य क्या होगी? तो दोस्त मेरे याद रखिए घट जाती है, यानी घट जाएगी। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 32 को। मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस भाग या अंग में उपकला कोशिकाओं में सिलिया होती है? बताइए साथियों, मानव शरीर के किस भाग या अंग में उपकला कोशिकाओं में सिलिया होती है? तो ये भाई श्वसन तंत्र में होती है। ठीक है, तो इस सवाल का भी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 33 को। निम्नलिखित में से किस पादप की पत्ती किनारे के गर्त में कलिकाएं यानी कि बर्ड्स हो सकती हैं? बताइए साथियों, किस पादप की पत्ती किनारे के गर्त में भाई बर्ड्स हो सकती हैं? तो ब्रायोफिलम के डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और साथियों आप चैनल पे नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे, क्योंकि साथियों ये क्लास आपके पूरे एग्ज़ाम तक चलने वाली है। 3 अगस्त से लेकर भाई 21 अगस्त तक चलने वाली है ना एग्ज़ाम, तो पूरे दिन आपकी क्लास होने वाली है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। न्यूरॉन में डेंड्राइट्स का प्राथमिक कार्य क्या है? दोस्त मेरे, न्यूरॉन में डेंड्राइट्स का जो प्राथमिक कार्य है वो क्या है? तो याद रखिएगा, अक्ष तंतु से कोशिका काय तक संकेतों को प्रेषित करना है। सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 35 को। जे थॉमसन ने किस कण की खोज की? बताइए साथियों, जे थॉमसन ने किस कण की खोज की थी? तो सर ये तो इलेक्ट्रॉन कण की खोज की थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 36 कॉल करिए। बैटरी का प्रतीक कैसा होता है? बताइए साथियों, ये इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। कई सारे स्टूडेंट तो इस सवाल का राइट आंसर दे भी नहीं सकते कि बैटरी का प्रतीक कैसे हो सकता है। ये बिल्कुल डिटेल में सवाल पूछ दिया था पेपर में। तो याद रखिए साथियों, बैटरी का प्रतीक भाई एक साथ जुड़े हुए कई सेल हैं। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 37 को। निम्नलिखित में से कौन से ऊतक जंतु का यानी कि एनिमल बॉडी में आच्छादी या रक्षी ऊतक होते हैं? जंतु काय का मतलब होता है साथियों एनिमल बॉडी, काय का मतलब होता है शरीर, बॉडी, याद रखिएगा। तो बताइए कौन से ऊतक है जो कि जंतु काय में आच्छादी या कि रक्षी ऊतक होते हैं? तो दोस्त मेरे याद है कि वो उपकला ऊतक में होते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 38 को। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार सूचक अम्लीय माध्यम में रंगहीन और क्षारीय माध्यम में गुलाबी होता है? तो दोस्त मेरे, कौन सा अम्ल क्षार सूचक अम्लीय माध्यम में रंगहीन और क्षारीय माध्यम में गुलाबी होता है? तो साथियों वो फिनॉल लेफ्थलीन में होता है। ठीक है, बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इसमें होता है भाई, याद रखिएगा, ऐसे पूछे कौन सा अम्ल जो कि क्षार सूचक है जो कि अम्लीय माध्यम में रंगहीन और क्षारीय माध्यम में गुलाबी होता है, तो ये फिनॉल लेफ्थलीन में होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 39 को। एक सीधी रेखा के अनुदिश गति के लिए वेग समय ग्राफ के अधीन क्षेत्रफल क्या दर्शाता है? एक सीधी रेखा के अनुदिश गति के लिए वेग समय ग्राफ के अधीन क्षेत्रफल क्या दर्शाता है? तो वस्तु का कुल विस्थापन दर्शाता है भाई। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? याद रखिएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 40 कॉल करिए। तो नाभिक के अंदर की सघन संरचना जो कि राइबोसोम का निर्माण करती है उसे क्या कहा जाता है? नाभिक के अंदर की सघन संरचना जो कि राइबोसोम का निर्माण करती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे साथियों न्यूक्लियस कहा जाता है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। टारगेट साथियों कम से कम 80 प्लस का रखिएगा। पहले तो हम आप सभी को 75 प्लस का टारगेट बता रहे थे, लेकिन साथियों कई सारे स्टूडेंट से बात की तो भाई लगातार वो मॉक टेस्ट को लगा रहे हैं, उनका टारगेट 80 प्लस का है। उनसे पूछा कि भाई 80 प्लस टारगेट आपने क्यों रखा है, तो उन्होंने सीधा सीधा जवाब दिया, यदि साथियों सर हम अधिक टारगेट रखेंगे तो हम टारगेट को करीब तो पहुंच सकते हैं, यानी कि हम 75 प्लस आराम से कर सकते हैं। तो आपका भी साथियों टारगेट पूरे 100 आउट ऑफ 100 का होना ही चाहिए अच्छी तरीके से। ठीक है मेरे दोस्त, इतने का टारगेट रखिएगा भाई, 80 तो नहीं, कम से कम भाई 75 का तो टारगेट आप जरूर रख के चलिएगा पेपर में। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में निम्नलिखित में से कौन से कण हीलियम आयनों पर दोहरे आवेशित होते हैं? बताइए साथियों, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कौन से कण हीलियम आयनों पर दोहरे आवेशित होते हैं? तो भाई अल्फा कण होते हैं। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 42 को। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति किसी द्रव के वाष्पन दर में वृद्धि करेगी? कौन सी स्थिति किसी द्रव के वाष्पन दर में वृद्धि करेगी? तो भाई पवन चाल में वृद्धि करेगी। ठीक है, तो इस सवाल का बी ऑप्शन
बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 43 को। निम्नलिखित में से कौन सा घटक सर्किट आरेख में जिग जैग रेखा द्वारा दर्शाया जाता है? तो साथियों कौन सा घटक सर्किट आरेख में जिग जैग रेखा द्वारा दर्शाया जाता है? तो भाई प्रतिरोधक को, ठीक है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ऐसे ऐसे रहता है ना भाई, रेजिस्टेंस। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 44 को। आयत क्या है बताइए साथियों। यहाँ पे आयत नहीं होना चाहिए भाई, यहाँ पे मेरे दोस्त आयन होना चाहिए। आप सभी से सवाल पूछेगा आयन क्या है, ये भी सवाल आयन ही पूछा, आयत नहीं। तो बताइए आयन क्या है, ये सवाल पूछा है। तो एक परमाणु या परमाणुओं का समूह जिसमें धनात्मक या ऋणात्मक आवेश हो उसे आयन कहते हैं। डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होंगे, ठीक है। ये याद रखिएगा आप लोग भाई, इसको सही करिए, आयन क्या होता है। क्लियर। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 45 को। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली एसआई में मूल मात्रक नहीं है? तो साथियों कौन सा अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली एसआई में मूल मात्रक नहीं है? तो दोस्त मेरे जूल नहीं है भाई। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए। अब देखिए साथियों 25 सवाल साइंस का भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हम लोग रीजनिंग और मैथ के सवालों को हल करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। आप सभी को पूरे भाई सवाल को हल करना है मैथ और रीजनिंग का। देखिए एक निश्चित कुड़ भाषा में मोर को 1637 के रूप में और डेमो को 4176 के रूप में कुड़बद्ध किया जाता है। तो दी गई कुड़ भाषा में डी के लिए कुड़ क्या होगा बताइए साथियों। इस सवाल को कैसे आप लोग हल करते हैं? MORE मोर है, इसका कोड भाई जितने अक्षर हैं उतना ही कोड किया है। 4 अक्षर है तो 4 अलग नंबर का कोड क्या है। डेमो DEMO डेमो में 4 अक्षर हैं तो इसके लिए अलग 4 कोड क्या है मेरे दोस्त। तो पूछा किसका कोड, डी का कोड पूछा है। तो बता दीजिए डी का कोड क्या निकल के आएगा आप सभी के अकॉर्डिंग, बताइए दोस्त मेरे। तो देखिए जब सिंगल पूछता तो हम कॉमन चेक करते हैं, लेकिन इसमें देखिए जब कॉमन चेक करने जाएंगे तो मोर वाले में देखिए डी नहीं दिया है, केवल डेमो में साथों डी दिया है। यानी कि हमारा आंसर दोस्त मेरे केवल इसी में आएगा भाई। हम डी का कोड निकालने जा रहे हैं तो जिस वाले में डी रहेगा उसी में आंसर होगा। यानी कि मोर वाले में हमारा साथियों कोई भी नंबर नहीं आएगा। तो ऑप्शन देखिए जो मोर वाले में उसे एलिमिनेट करवा दीजिए। देखिए दोस्त मेरे मोर में 1 है, ऑप्शन में भी देखिए 1 है, तो इसको एलिमिनेट करवा दीजिए। फिर देखिए मोर में 6 है, ऑप्शन में भी 6 एलिमिनेट कर दीजिए। फिर देखिए मोर में 7 है और ऑप्शन में भी 7 है तो एलिमिनेट कर दिए। बच रहा कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन, वो भी कितना 4 बच रहा है। तो देखिए डी के सामने यहाँ पर 4 भी दिए रखा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो ऐसे आप सवालों को हल करेंगे भाई। देखिए जिसमें आपका डी जो पूछा है जिसमें रहेगा उसी में आंसर आएगा मेरे दोस्त। दूसरे वाले कोड में कोई भी आंसर नहीं आएगा कभी भी, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, समझ में आप सभी को। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए। तो क्वेश्चन नंबर 47 को। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समुदाय की श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा? देखिए IGP3 KIO -10 MKN -23 OMM -36 क्वेश्चन मार्क। बताइए साथियों इस बार अक्षर और नंबर साथ में दिया है दोस्त मेरे। अब आप उसी तरह ऑप्शन को चेक करिए। ऑप्शन को एक बार ध्यान से देखिए पहले। तो देखिए -49 -45 -44 -47। क्या साथियों आप केवल नंबर को हल करने के बाद आंसर ला सकते हैं? हम आपको कई बार सवाल हल कराते हुए बताएं कि आप केवल नंबर को हल करके पूरे 100% सवाल को हल कर सकते हैं। जैसे ये सवाल है, केवल आप नंबर का भाई आंसर निकाल के आप ऑप्शन टिक लगा सकते हैं। जैसे देखिए 3 फिर -10 -23 नंबर को केवल हम लिख रहे हैं -36। इसके बाद कौन सा संख्या आएगा? देखिए अब साथियों आपको 3 से -10 बनाना है, तो आप क्या करेंगे? 3 में ऐसा क्या घटा देंगे कि -10 बन जाए? तो आप साथी क्या करेंगे भाई? -13 घटा देंगे। 3 में से -13 घटाएंगे तो -10 आ जाता है। फिर -10 से आपको -23 जाना है, तो फिर साथियों -13 करिए ना, -10 में से कितना हो जाएगा? -23 हो जाएगा। फिर देखिए -23 से -36, तो इसमें फिर -13 कर दीजिए। तो इसी प्रकार साथियों -36 में -13 करिए, कितना आएगा? -49 हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए किस वाला ऑप्शन -49 है? तो पहला वाला ऑप्शन में।
तो देखिए आपका आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन है। समझ में आया? ये सवाल पूरा कंप्लीट हो गया। इसलिए साथियों जब भी आप पेपर देने बैठेगा भाई, आप प्लीज़, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे दोस्त आप लोग ऑप्शन को जरूर चेक करिएगा। देखिए कोई अलग तो ऑप्शन नहीं है, क्या कॉमन तो नहीं है, इस तरह से आपका टाइम बचत होगा भाई। क्योंकि 90 मिनट में 100 सवाल मिला है आपको हल करने के लिए, जिसमें से 55 सवाल रीजनिंग और मैथ करेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा भाई, टाइम मैनेजमेंट करिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 48 को हल करिए। क्या दिया है सवाल? दी गई श्रृंखला को देखिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये भाई नंबरों का श्रृंखला दे रखा है। इसमें मेन होता है कि सवाल क्या पूछा है, यही होता है ना। देखिए सवाल क्या पूछा है, ऐसे कितने विषम अंक है, यानी ऐसे कितने विषम अंक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम अंक है और ठीक बाद एक सम संख्या है। यानी कोई विषम संख्या 3 है, इसके पहले और कोई विषम संख्या है, लेकिन इसके बाद कोई एक सम संख्या। यानी कि इस पैटर्न पे हमें वो विषम संख्या चाहिए जिसके पहले एक विषम संख्या और उसके बाद एक सम संख्या। चलिए तो विषम संख्या देखते हैं भाई। यहाँ पे 3 देखिए एक विषम संख्या है, 3 के पहले एक 6 सम संख्या आ गया, इसके पहले ही साथ में विषम संख्या चाहिए, विषम के पहले ही, तो ये नहीं होगा। फिर देखिए यहाँ पे 9 के पहले देखिए सम आ जा रहा है भाई, 6 नहीं होगा। ये वाला देखिए 9, इसके पहले एक विषम संख्या 9 है, उसका देखिए 4 एक सम संख्या आ गया, यानी कि 1 ये मिल गया भाई। क्लियर मेरे दोस्त, 1 मिल गया। अब नेक्स्ट वाला विषम संख्या देखिए, 1 यहाँ पर है, इसके पहले 4, तो भाई एक सम संख्या हो जा रहा है, गलत हो जाएगा क्योंकि हमें विषम संख्या चाहिए। फिर मेरे दोस्त अब ये 7 देखिए, 7 के पहले एक साथियों विषम संख्या 1 है, लेकिन इसके पहले भी देखिए एक, बाद में भी उसके देखिए विषम संख्या हो जा रहा है, ये गलत हो गया, ये नहीं होगा। फिर मेरे दोस्त ये देखिए हो गया 5, देखिए 5 देखिए, इसके पहले देखिए 7 भी एक विषम संख्या है और उसके बाद देखिए 6 एक सम संख्या, यानी 2 ऐसे मिल गया भाई हमें विषम संख्या जिनके ठीक पहले एक विषम संख्या उसके बाद एक सम संख्या। ठीक, फिर देखिए फिर यहाँ पे एक विषम संख्या उसके पहले एक सम संख्या नहीं होगा, फिर सम संख्या सम संख्या सम संख्या सम संख्या, ये सातों देखिए विषम संख्या है, विषम संख्या के पहले विषम संख्या नहीं, ये तो भाई सम संख्या। फिर 9 भी एक क्या है भाई विषम संख्या, उसके पहले सम नहीं होगा। 1 भी देखिए साथी मेरे क्या है विषम संख्या, उसके पहले 9 भी एक विषम संख्या, लेकिन उसके बाद भी आ गया भाई विषम संख्या। यानी केवल 2 ऐसे विषम संख्या है जिनके साथियों ठीक पहले एक विषम अंक है और ठीक बाद एक सम अंक है। ठीक है, तो 2 इसमें राइट आंसर होगा, यानी सी ऑप्शन देखिए परफेक्टली आंसर होगा। क्लियर भाई, 2 ही है ना, आपने भी चेक किया ना, आप भी हल करें, साथ में आपको भी हल करना है, जहां भी हमसे मिस्टेक हो आप बताइएगा। क्लियर, चलिए अगला सवाल को हल करिए इसी बात पर। तो क्वेश्चन नंबर 49 को, 5 व्यक्ति है L, M, N, O और P एक पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। एक पंक्ति है गुरु, ऐसे 5 व्यक्ति बैठे, 1 2 3 4 5 लोग बैठे हैं। बताइए इस सवाल को हल करिए। सवाल क्या दिया देखिए, यन पंक्ति के दाएं छोर से तीसरे स्थान में बैठा है। यन जो है पंक्ति के दाएं छोर से तीसरे स्थान में बैठा है, यानी कि यन यहाँ पे आ जाएगा भाई। ठीक है, बिल्कुल। फिर देखिए यन का निकटतम पड़ोसी यम नहीं है, यानी कि साथों न तो यम यहाँ पे आएगा न तो यम यहाँ पे आएगा, क्योंकि सवाल बोल दिया है कि यन का निकटतम पड़ोसी यम नहीं है। या तो यम यहाँ पे आएगा या तो यम यहाँ पे आएगा, ये क्लियर हो गया सवाल के अकॉर्डिंग। फिर देखिए यन के ठीक बाईं ओर पड़ोस में पी बैठा है। यन के बाईं ओर भाई कौन बैठा है? पी बैठा है। तो दोस्त मेरे पी को यहाँ बैठा लीजिए या पी को ऊपर बैठा लेते हैं, अच्छा रहेगा भाई। ठीक है, यन के ठीक बाईं ओर भाई पी बैठा है। फिर देखिए ओ के ठीक दाईं ओर पड़ोस में पी बैठा है। पी तो ऑलरेडी बैठ गया है, तो सवाल बोला कि ओ के ठीक दाईं ओर, यानी ओ को यहाँ बैठा लेंगे, तो भाई इसके जस्ट राइट साइड में पी बैठ गया है। ठीक, अब देखिए सवाल बोला था ना कि एन का निकटतम पड़ोसी एम नहीं है, तो एम को यहाँ बैठा लीजिए भाई। क्लियर मेरे दोस्त, अभी एक पंक्ति खाली है तो कौन अच्छा नहीं बैठा है? एल नहीं बैठा है, तो एल को यहाँ बैठा लीजिए। 5 व्यक्ति बैठ गए भाई पंक्ति में। अंतिम लाइन देखिए सवाल क्या पूछा है, यन और यम के बीच कौन बैठा है? बता दीजिए साथियों। यम यहाँ पर बैठा है सबसे राइट साइड में और यन यहाँ बैठा है, इसके बीच में यल बैठा है, यानी कि सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर, समझ में आप सभी को? बताइए
किसी प्रकार का डाउट इस सवाल में? बिल्कुल नहीं। चलिए भाई नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर क्या बनेंगे? यदि ए का अर्थ भाग है, बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ प्लस है और डी का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? बताइए साथियों। इस सवाल को आप हल करेंगे भाई, हल करके बताइए। तो चलिए इस सवाल को हल करते हैं। पहले समीकरण को हम लोग बना लेते हैं। देखिए 6 यहाँ पर बी दिया है, तो बी का अर्थ प्रश्न में क्या दिया है? गुणा दिया है भाई, तो बी की जगह गुणा रख देते हैं। 44 के बाद देखिए ए है, ए का अर्थ क्या दिया है? भाग दिया है, तो ए की जगह भाग रख दीजिए 3। क्लियर। फिर 3 के बाद देखिए डी दिया है, डी का अर्थ क्या दिया है? माइनस दिया है, तो डी की जगह माइनस रख दिया 21। 21 के बाद देखिए सी है, सी का अर्थ प्लस है, तो सी की जगह प्लस रख दिए। ठीक, ये समीकरण बनके तैयार हो चुका है। इसमें बॉर्डर स्कीम लगाइए दोस्त मेरे। देखिए 6 गुणा 44 भाई, 3 का भाग डायरेक्ट 44 में नहीं जाएगा, तो इसको 44/3 कर दीजिए, माइनस 21 प्लस 44। अब देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा साथों? 3 एकम 3, 3 दूना 6, यहाँ से अब 2 बचा, यहाँ से गुणा 44 यानी कि 88 इधर हो जाएगा भाई। 44 दूना 88 हो जाएगा। पहले देखिए 3 से हमने 6 को कटाया था 2 बार में, फिर 2 का मल्टीप्लाई 44 में किया, तब जाकर हमारे यहाँ से 88 आया है, माइनस 21 प्लस 44। अब देखिए पहले बॉर्डर स्कीम लगा रहे हैं, तो भाई हमने पहले भाग किया फिर गुणा कर दिया। अब उसका तो प्लस करेंगे, ये प्लस 44 ये प्लस 88 कितना हो जाएगा? 4 8 12 का 2 हाथ से लगा 1, 4 8 12, यहाँ से 132 आ जाएगा। 44 को और साथियों 88 को जोड़ने पर 100 हमारा 32 आया, इसमें से माइनस 21 कर दीजिए, कितना आएगा भाई? 111 आएगा। यानी कि सॉल्व का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? बताइए समझ में आया? ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ऐसे सवाल हल होगा। चलिए भाई नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर क्या होगा? दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 66, 81, 98, 117, 138 क्वेश्चन मार्क। भाई सभी नंबर बढ़े हैं, यानी कुछ ना कुछ इसमें ऐड हुआ है जरूर, वही सेम नंबर ऐड हुआ होगा, क्योंकि ग्रुप डी का खासियत होता है कि भाई एक ही नंबर को अधिक बार जोड़ता है, वही श्रृंखला को अलग अलग नंबर ये नहीं लाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो दोस्त मेरे देखिए 66 से 81 यानी कि इसमें प्लस 15 हो गया, 66 से 81 प्लस 15, ठीक है। फिर देखिए 81 से 98 इसमें मेरे दोस्त प्लस 17 किया है, ठीक है। फिर देखिए 98 से मेरे दोस्त 117 यानी कि इसमें प्लस 19 कर दिया भाई। 117 से 138 इसमें प्लस 21 जोड़ दिया, यानी देखिए 15, 17, 19, 21 यानी कि भाई हम इसमें प्लस 23 कर देंगे। तो 138 में आप 23 जोड़िए, कितना आएगा? 22, 38, 60, 161 आएगा भाई। 161 दिया, ऑप्शन देखिए बी दिया है, तो हमारा यही राइट आंसर भी हो जाएगा। क्लियर मेरे दोस्त? बताइए इस सवाल में आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। बिल्कुल ऐसे ये सवाल हल हुआ है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 52 को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? NSE, MRD, LQC, KPB क्वेश्चन मार्क। बताइए साथियों इस सवाल का राइट आंसर क्या बनेंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। अक्षरों का श्रृंखला आता है तो हमने आपको कई बार बताया है, केवल आप पहले अक्षर का रिलेशन बनाइए। N, M, L, K, देखिए इनका कोड करिए। N14, M13, L12, K11, ये तो भाई घट गया, देखिए 14, 13, 12, 11 यानी 10। 10 पे कौन अक्षर आएगा? J आएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन J से शुरुआत हुआ है? डी ऑप्शन। और कोई ऑप्शन देखिए J से शुरुआत हुआ है? नहीं हुआ है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। मेरे दोस्त हमेशा याद रखिएगा, ग्रुप डी के पेपर में टाइम बचत के लिए ना रेलवे भर्ती बोर्ड कई सारे सवाल आपको टाइम बचत के लिए देता ही देता है। ये मन में हमेशा अपने आप लोग रखिएगा मेरे दोस्त, कभी डाउट मत करिएगा कि ग्रुप डी का पेपर बहुत हार्ड होता है या हमारा टाइम मैनेजमेंट बहुत नहीं हो पाता है। इस तरह से आपका टाइम बचेगा। देखिए केवल पहले अक्षर का रिलेशन निकालने के बाद जे आएगा, तुरंत ऑप्शन चेक करिए कौन सा ऑप्शन जे से शुरुआत हुआ है, तो केवल देखिए डी ऑप्शन जे से शुरुआत हुआ है, तो बस आपका आंसर हो जाएगा यही। क्लियर? ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अब इस सवाल को हल करिए। एक पर्स में रुपए 1 का और रुपए 2 के सिक्के 3:2 के अनुपात में है। यदि कुल धनराशि 70 रुपये है तो कुल कितने सिक्के होंगे? हल करिए भाई,
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे दोस्त, इस सवाल को निकाल कर बताइए। एक पर्स में भाई जो 1 रुपये का सिक्का और 2 रुपये का सिक्का, इनका अनुपात 3:2 है। तो भाई यदि कुल धनराशि 70 रुपये है तो कुल कितने सिक्के होंगे, ये सवाल पूछ रहा है। मान लीजिए साथियों ना कि इस सवाल को कैसे हल करते हैं। मान लीजिए कि जो 1 रुपये का सिक्का है और साथियों 2 रुपये का सिक्का है, ठीक है, इनकी संख्या हम मान लेते हैं भाई 3x और 2x, ये जो अनुपात दिया है। तो इस भाई कुल धनराशि कैसे बन सकता है, कुल धनराशि, तो कुल धनराशि को लिए हम क्या कर सकते भाई, 3x + 1 कर देंगे एक बार में, ठीक है। उसके बाद यहाँ से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भाई गुणा करना होगा इसमें, 3x इंटू 1 कर देंगे एक तरफ प्लस, फिर यहाँ से साथी मेरे 2x इंटू 2 कर देते हैं। तो कितना है, 3x में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस 2x में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x हो जाएगा। तो यहाँ से टोटल कितना हो जाएगा 7x। ये 7x तो आ गया भाई कुल धनराशि, लेकिन हमारे पास तो भाई जो पूरा धनराशि वो 70 रुपया है ना, तो ये 70 के बराबर हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 70/7 हो जाएगा। तो यहाँ से 10 हो जाएगा। तो x का वैल्यू हमारे यहाँ से 10 आ गया, 10 आ गया। लेकिन कुल कितने क्या पूछा है हमसे, तो भाई यहाँ से हमने देखे क्या माना था हमने, 3x और 2x, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5x। अब 5x, अब 5x x की जगह 10 रख दीजिए, यानी कि 50 सिक्के पूरे हैं हमारे दोस्त। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल परफेक्टली आंसर होगा, ये ध्यान रखिए आप लोग, गलती नहीं करना आप सभी को, ऐसे ये सवाल हल होगा। क्लियर, समझ में आया आप सभी को, पहले बताइए। यहाँ से आपने सातों x का वैल्यू 10 निकाल लिया है, तो यहाँ से कुल तो जैसे 7x बराबर ये जो हमने माना था, जो कि हमारा कि 1 रुपये के सिक्का और 2 रुपये के सिक्का की संख्या 3x 2x था, तो उसको हल किया था भाई तो 7x आया था। लेकिन इनसे बनी कुल धनराशि तो हमारे पास 70 है भाई पूरा, तो x का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा 70/7 होगा, तो यहाँ से 10 होगा। लेकिन हमें कुल सिक्का बताना है, तो यहाँ से भाई 3x 2x था, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5x हो जाएगा। 5x का वैल्यू यहाँ से 10 निकाला था, तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो कुल सिक्का कितना है 50, जो कि ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब देखिए आपका सही आंसर निकल के आया है, ऐसे सोल्यूशन होगा। क्लियर, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 कॉल करिए। स्मार्ट बाजार घरेलू सामानों पर न 14 खरीदे 11 मुफ्त पाए ऑफर दे रहा है। तो स्मार्ट बाजार द्वारा दिया जा रहा है शुद्ध छूट प्रतिशत कितना होगा, बताइए साथियों। देखिए इस सवाल को कैसे हल करेंगे आप लोग। 14 खरीद रहे हैं, आपको 11 ऑफर में मिल रहा है, यानी कि टोटल प्रोडक्ट आपके पास कितने हो गए 25 हो गए भाई। अब छूट निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, आपको छूट कितना दिया रहा है 11 दिया रहा है, किस पे दिया रहा है 25 पे दिया रहा है, मल्टीप्लाई 100, 25 से कम 25, 25 से का 100, यानी 11 44%। दोस्त मेरे तो जो शुद्ध छूट प्रतिशत मिल रहा है वो 44% का मिल रहा है, तो ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होंगे। क्लियर मेरे दोस्त, बताइए इस सवाल में आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो भाई कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आप लोग, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट आगे वाले सवाल पे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, तो क्वेश्चन नंबर 55 को। ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 3, 6 और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक साथ काम करते हुए इसी काम का 3 गुना काम करने में उन्हें कितना समय दिन मिलेगा। ए एक काम को साथ 3 दिन में कर रहा है, बी एक काम को 6 दिन में कर रहा है, सी एक काम को 10 दिन में कर रहा है। तो इनका पहले तो भाई कुल काम निकाल लेते हैं। इनका एलसीएम 3, 6, 10 का एलसीएम कितना होगा 2 तिहाई 6, 2 पच्चे 10, यानी कितना हो सकता है मेरे दोस्त 30 हो सकता है, 30 हो जाएगा, 5, 6, 30, ठीक 30 एलसीएम आएगा इसका। 3, 6, 10 का इनका याद रखिए भाई कुल काम हो गया, ये जो 30 है ये कुल काम हो गया। तो इसी का 3 गुना काम पूछा, यानी कि इसी का साथियों 3 गुना काम कितना होगा 90 हो जाएगा। अब ए का एक दिन का काम कितना होगा साथियों 10 होगा। ए का एक दिन का क्षमता 10 काम करने का भाई, बी का एक दिन काम करने का क्षमता कितना है 5 हो जाएगा, सी का एक दिन का क्षमता कितना होगा 3 होगा। अब जब ये एक साथ काम कर रहे हैं तो भाई ए बी सी कितना काम एक दिन इनका निकाले, तो 10 + 5 + 3 कितना हो जाएगा 10, 5, 15, 3, 18, 18 किसके बराबर 90। तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा साथियों 18, 25, 90, तो 5 दिन लगेगा भाई। तो भाई उसी काम का 3 गुना काम करने में उन्हें कितना समय दिन में लगेगा
5 दिन का समय लगेगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? बताइए साथियों, इस सवाल में आप सभी को किसी प्रकार का डाउट? तो इस तरह से आप सवालों को हल करेंगे मेरे दोस्त। तो ये साथियों पूरा पेपर आज का कंप्लीट हो चुका है। अब बताइए साथियों, आप सभी का इन 55 सवालों में से कितना स्कोर बना आज की सेशन में? ईमानदारी के साथ आप सभी स्टूडेंट बताएंगे। बताइए साथियों। तो उम्मीद करूंगा आप सभी को हर एक सवाल का उत्तर याद हो चुका होगा इसी क्लास में। यदि साथियों आपको किसी भी सवाल पे डाउट है तो भाई कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। डाउट लेकर आप बिल्कुल भी नहीं चलेंगे मेरे दोस्त। लगातार साथियों इसी तरह हम पूरे पेपर का सोल्यूशन आपके लिए हम प्रोवाइड करते चलेंगे साथ में, बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट होगा किसी भी सब्जेक्ट में तो आप हमसे ज़रूर पूछेंगे भाई। डाउट लेकर आप बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए इस पेपर को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं साथियों एक और नए पेपर के साथ में। ठीक है, तो आप चैनल पे नए हैं तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे भाई, कि क्लास अपलोड होगा तो पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच जाएगा। तो डेली मॉक टेस्ट लगाए भाई, डेली क्लास करना है और अपने दोस्तों में इस सेशन को जरूर शेयर करिएगा भाई। ठीक है, आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक भाई। गॉड ब्लेस यू। पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।